Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर एके भट्टाचार्य। एके भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं पॉल थॉटन। Benchmark domestic indices fall more than 1%, breaking 3 sessions winning rally. Sensex declines 383 points to close below the 35,000 mark. Nifty ends below 10,500 level. Rupee weakens to 73 rupees and 60 paise against the US dollar, and gold prices flip to 32,030 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market. पिछले 3 सत्रों में तेजी के बाद आज 1% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख शेयर बाजार के सूचकांक 383 अंक लुढ़ककर सेंसेक्स 35,000 के स्तर से नीचे आया। निफ्टी भी 10,500 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। रुपया $1 की तुलना में कमजोर होकर 73 रुपए 60 पैसे के स्तर पर आया और दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी 150 रुपए घटकर 32,030 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आया। घरेलू शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार में कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 383 अंक यानी 1.09% घटकर 34,780 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 132 अंक यानी 1.24% कम होकर 10,453 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली कहीं अधिक देखी गई। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 2.47% और मिड कैप इंडेक्स 2.36% घाटे में रहा। Surrendering early gains completely, the benchmark Sensex today fell 383 points to end below the 35,000 mark in highly volatile trade. Sensex declined, breaking gains of 3 sessions as investors booked profits amid caution ahead of second quarter earning results. Sentiments also hurt by liquidity concerns that dragged down non-banking financial stocks. Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 383 points or 1.09% to 34,780. The Nifty at the National Stock Exchange also plunged 132 points or 1.24% to 10,453. The index had risen nearly 1,161 points in the past 3 sessions on the back of unabated buying by domestic institutional investors, DIIs, and rebound in global equity markets. A similar trend was witnessed in the broader markets as investors preferred to take away profits after recent gains, pulling down the small cap index by 2.47% and mid cap by 2.36%. The BSE Realty Index emerged as the worst performer, losing 3.17%, followed by auto, which fell 3%, infrastructure 2.59%, oil and gas 2.42%, and metal fell 2.04%. However, FMCG index rose 0.11%. देखिए भी सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में पिछले 3 सत्रों में हमने लिवाली देखी, आज बिकवाली तेज रही, क्या रहे मुख्य कारण? देखिए, जो मार्केट में जो एक अनिश्चयता का दौर चल रहा है वो अभी भी जारी है, पर जो पिछले 3 सेशन में जो आपने लिवाली की बात कही, वो उसका एक इंडिकेशन यही है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है अभी भी इस मार्केट्स में उसका लगाव नहीं गया है। हालांकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका पैसा बाहर जा रहा है, पर मार्केट को नीचे होते देखकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर इमीडिएटली
उसको अपॉर्चुनिटी समझकर उसको इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये अनिश्चयता इस तरह से उतार चढ़ाव का दिन अभी शुरू ही हुए होंगे, अभी काफी दिन ऐसे चलते रहेंगे और शायद अगर कोई अर्निंग्स ग्रोथ में कोई ज्यादा कोई चढ़ाव आता है, जो सीजन जो अभी आ रही है हमारे सामने, तभी और मार्केट की जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जो हैं वो मैं मानता हूं कि अभी भी काफी अनसर्टेन हैं। अगर आप ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कहें या करंट अकाउंट डेफिसिट कहें या ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर जो एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर जो इकोनॉमी के ऊपर मार्केट के ऊपर आया है वो अभी भी चलता है, चलता रहेगा। तो मार्केट मेरे ख्याल से कि जो अनसर्टेनिटी या अनिश्चयता की दौर से गुजर रहा है और मेरे ख्याल से गुजरता रहेगा और कुछ देर तक। We've been joined online by Avinash Gorakshakar, market analyst. A very welcome to you, Avinash. Thank you for coming on the program. Please share your views with us today on what is happening in the market. It has gone down again after a few good sessions. Yeah, good evening. In fact, today's market largely was driven by the fact that markets are now looking at the FOMC commentary, which is expected now. And most importantly, despite the rupee appreciation and the crude price softening, I think we have seen a lot of profit booking happening today. And most importantly, I would believe that, corporate results, have been more or less, in line with expectations, but there have been some nervous negative news flows as far as the NBFC sector is concerned. And in fact, today we saw a lot of selling in NBFCs like Indiabulls Housing Finance as well as LIC Housing Finance on some news reports that some further defaults in the corporate sector could impact the cash flows of these companies. So I think overall it's a very, volatile kind of market where obviously some negative news flows are having an impact on the broad market sentiment. So I think although the market may not fall off in a hurry, we would believe that, it's going to be more stock specific and the index is definitely now gone below 10,600, which is definitely a sign of profit booking. And we'll like to see how the, key results from some frontline companies over the next few days pan out. I mean, if numbers come out better than expectations, you could definitely see that the markets could obviously consolidate and then recover from these levels. अविनाश जी, आज हम बाजार में छोटी और मझोली कंपनियों में बिकवाली काफी अधिक देख रहे हैं। 2.47% स्मॉल कैप यानी लगभग 2.5% और मिड कैप भी 2.36% घाटे में रहा है। छोटी मझोली कंपनियों के अधिक प्रभावित होने का मुख्य कारण क्या है? मुझे लग रहा है कि छोटी कंपनीज में अभी भी जो मेन इशू है वो अर्निंग्स विजिबिलिटी पे है। आई थिंक ऊपरी लेवल से छोटी कंपनीज में काफी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है और हमको लग रहा है कि ये बिकवाली का जो प्रेशर है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट्स को ऐसा लग रहा है कि शायद जो कंपनीज इंपोर्ट सेंसिटिव है, जहां पे डिमांड की प्रॉब्लम्स है, वहां पे गिरावट शायद आने वाले क्वार्टर्स में आएगी क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ इतनी जोर से नहीं आएगी। तो इसलिए इस छोटी मझोली कंपनीज में लगातार एक लिक्विडिटी प्रेशर, जो बिकवाली का प्रेशर है, वो आगे भी देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर पर हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। त्योहारी सीजन कह लें कि शुरू हो चुका है। आमतौर पर गाड़ियों की खरीदारी बढ़ जाया करती है, लेकिन आज हम 3% की गिरावट देख रहे हैं। इसे हम तात्कालिक माने या यह ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में भी? मैं आई थिंक मैं समझता हूँ कि गाड़ियों की जो सेल है वो डेफिनेटली थोड़ी बहुत रुकावट जरूर हो चुकी है और हमको लग रहा है कि इसका मेन कारण ये है कि डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ा है। लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनबीएफसी का जो इशू हो चुका है, लिक्विडिटी भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो चुकी है। गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ज्यादातर डिस्काउंट देके अपने वॉल्यूम्स पुश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीनों में ये क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो। बट डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है वो ज्यादातर 4 व्हीलर और जो ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स है यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ से ज्यादा व्हीकल्स एनबीएफसी फाइनेंस है। तो नेक्स्ट 2-3 महीने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। Avinash, normally during this festive season, we see a lot of positive play in the realty market. But today the stocks were performing very bad. And actually for the past few sessions, the realty industry is really taking a bad hit. What is your opinion? Do you think this negativity in the realty industry, is it going to come around and look positive in the coming future? Can you give your comments on that? No, I think real estate market, frankly, is still going through a key challenging period post the RERA.
and demand on the ground continues to be quite challenging. In fact, we would, advise investors that in real estate companies, whichever companies are highly leveraged and have got large debt on the balance sheets, these are companies which could possibly get into trouble because with the rising interest rate scenario, obviously interest cost for these companies is going to go up. And only those companies which are lean on the balance sheet, which have got fairly less debt on the balance sheet, should be looked at. But overall, it's going to be a very challenging market. And I wouldn't be surprised that at least for the next 1 or 2 quarters, you might see this underperformance in the real estate space continue. हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे जो बारिश हुई है और जो कह लें कि देश की अर्थव्यवस्था जा रही है उसमें एफएमसीजी सेक्टर को खासतौर से आज थोड़ी सी बढ़त हम देख रहे हैं, मामूली ही सही लेकिन बढ़त के साथ एफएमसीजी इंडेक्स बंद हुआ है। कुल मिलाकर किस दिशा में एफएमसीजी कंपनियां जाती नजर आ रही हैं? नहीं, एफएमसीजी स्पेस में हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक है। जैसे कि फ्रंटलाइन कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने जो तिमाही नतीजे डिक्लेयर किए, यहाँ पे हमने देखा कि अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ इन्होंने रिकॉर्ड किया है, मार्जिन में इजाफा अच्छा हुआ है। तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में होपफुली अगर बारिश अच्छी आती है, रूरल डिमांड अगर पिकअप होता है, तो ये सारे एफएमसीजी कंपनीज को फायदा होगा। और ऑब्वियसली रूरल डिमांड अगर बढ़ता है तो इसका फायदा इन कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी जरूर एक डिफेंसिव स्पेस है जहां पे हमको लग रहा है कि बहुत वॉल्यूम एंड मार्जिन एक्सपेंशन होने की अभी भी गुंजाइश है और कोई भी गिरावट में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस स्पेस को देखना चाहिए। Avinash, we've seen that the US market and the Asian markets did pretty well, but domestic markets did not perform. We know that the FIIs are taking out money, but the domestic investor is holding on to the rally. Do you feel that in the coming at least weeks, do you find a major correction coming around in the market just purely because of domestic intervention? Yeah, I think my guess is the overall trend in the markets for the coming week will be dependent on how the overall macro factors play out, especially the crude and the rupee currency factor, because this was the key reason for the markets to underperform in the previous 2 to 3 weeks. So I would believe that if there is hopefully some recovery in the rupee and some softness in the crude price, then you could see the markets actually settling down and look at a further upward trajectory. Any kind of headwind which is negative for both these factors could actually play out negatively for us. In fact, I would believe that it's still too early to take a call on crude or the rupee, but hopefully if the rupee or the crude stabilizes, then you could see a recovery. Otherwise, the markets are likely to be volatile as what we saw today. अविनाश जी, हम समझना चाहेंगे अमेरिका में कल 2% से अधिक की बढ़त देखने को मिली शेयर बाजार में। वहां के प्रमुख सूचकांक हैं वो पिछले मार्च के बाद से सबसे बड़ी उछाल के साथ बंद हुए हैं। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि वहां यदि बाजार मजबूत होता है तो जो हमारे यहाँ से आउटफ्लो है यानी विदेशी पूंजी निवेश का, वो किस रूप में और प्रभावित करेगा हमारे यहाँ के बाजार को? मेरे ख्याल से डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में एफआई का जो आउटफ्लो हो चुका है वो और तेजी से बढ़ने की शंका है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ने की काफी स्ट्रांग चांसेस है। फेड की कमेंट्री जो आएगी वो भी ये बात का संकेत देगी कि और कितने रेट हाइक आएंगे। हमको लग रहा है कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा यूएस में बॉन्ड मार्केट्स में जाएगा और इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे थोड़ा बहुत तो वोलेटाइल और नेगेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से आगे का पीरियड काफी चैलेंजिंग लग रहा है अगर ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू होता है। ऐसे में क्या राय देना चाहेंगे हमारे छोटे निवेशक को, आम श्रोताओं को? मैं यही कहूंगा कि निवेशकों को थोड़ा सा कॉशियसली मार्केट्स में ट्रेड करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स अभी जो लेवल पे है हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी आए और वीकनेस में खरीदने का एक मौका जरूर मिलेगा। एट द करंट लेवल मैं नहीं चाहूंगा कि कोई इमीडिएटली इस लेवल पे इन्वेस्ट करे, लेकिन ब्लू चिप्स और जो फ्रंटलाइन कंपनीज है वहां पे ही निवेश करने की राय रहेगी। मिड कैप स्टॉक्स में मेरी राय में अभी खरीदारी का समय नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अविनाश। श्रोताओं, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर थे शेयर बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरखशेखर। और आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कल अमेरिका के शेयर बाजार में पिछले 8 महीनों के दौरान एक दिवसीय कारोबार में सबसे बड़ी उछाल का आज अनुकूल असर दिखा है। वैश्विक कारोबारी तनाव तथा आर्थिक विकास की आशंकाओं से उबरते हुए निवेशकों ने कुल मिलाकर अच्छी खासी खरीदारी प्रमुख शेयर बाजारों में की है। जापान का निक्केई सूचकांक 1.3% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि देखने को मिली।
चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% ऊपर उठकर बंद हुआ। उधर हांगकांग में फ्लैटिश टोन था और हैंगसेंग सूचकांक 0.1% की मामूली बढ़त लेकर बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार लिखे जाने तक मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतरदिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% ऊपर चल रहा था, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.1% और फ्रांस का CAC 40 0.4% नीचे कारोबार कर रहा था। U.S. stocks surged more than 2% yesterday after upbeat earnings reports from major companies and solid economic data as equities rebounded from a recent sharp sell-off. Wall Street's three major indexes logged their biggest one-day percentage gains since March. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both surged 2.2%, while the Nasdaq Composite climbed 2.9%. AKB, at this point, we've seen that the US and Asian, and I was asking Avinash also the same question. Do you think that this is a good time for our domestic investors to invest in the market on a long-term basis rather than keep it on a short-term basis? I think if you're looking at domestic investors, retail investors, I think they will be better advised to adopt a cautionary path and a cautionary approach to investing in the stock market, in the markets today. As your stock exchange expert said, that if at all the domestic investor needs to invest in the domestic market, then he should limit his choices to the large cap stocks. Trading in mid cap or low market cap stocks will not be advisable because of choppiness, because of uncertainty, because of various other factors that will impact these mid cap stocks more than the large cap stocks. Of course, there is a view that when markets are falling at this stage, this is an opportunity for the savvy investor to get in and buy some blue chip stocks at a price which is 10% or 15% lower than what they would otherwise prevailing. So it may be a good buying opportunity, but the buying opportunity comes along with buying risks. So therefore, it is advisable to stay confined to the large cap stocks which are less prone to these volatility and risks. आइए आगे बढ़ें, नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 60 पैसे के स्तर पर आ गया। पिछले सत्र में ये 37 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 46 पैसे पर पहुंच गया था। रुपया किस दिशा में जाता दिख रहा और हमारे लिए कितनी चिंता का विषय बन गया है? अविनाश, ये रुपया देखिए, जो रुपए की जो उतराव और चढ़ाव हम देख रहे हैं, ये एक जैसे हम कह सकते हैं कि रुपया जैसे शरीर में बुखार आता है, रुपया का जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर इकोनॉमी के अंदर जो स्ट्रेंथ्स जो हैं वो अगर मान लीजिए वो वीकनेस में बन जाती हैं, तो मार्केट को उससे ज्यादा पहले मालूम हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि इस बुखार को कम या कंट्रोल में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट जो आया, जो लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं, उसमें एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ तो नहीं हुआ, हालांकि डिक्लाइन हो गया। हालांकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो गैप जो है वो कम हुआ है, पर अभी भी जो हमारी जो नॉन ऑयल ट्रेड डेफिसिट है वो अभी भी काफी ऑयल ट्रेड डेफिसिट से ज्यादा है। इसका मतलब अभी भी हम बहुत ज्यादा ऐसे चीज अभी आयात कर रहे हैं और कम चीज हम निर्यात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा नॉन ऑयल ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं मानता हूं ऐसे समय में जो रुपये का जो नेचुरल मार्केट लिंक अवमूल्यन जो घटता है, उसमें ज्यादा हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मार्केट कुछ कर नहीं सकती। जो कर सकती है वो जो वॉलेटिलिटी है, जो कम समय में उतराव चढ़ाव होती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। और मेरा मानना यह है कि पिछले कई दिनों में जैसे हमने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरवीन करके
मार्केट में रुपए की जो उतराव जो आ रही थी, जो गिरावट जो आ रही थी, वो गिरावट को थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश की है और इसीलिए हम अभी भी रुपए को हम उसी एक रेंज बाउंड ही हम कह सकते हैं। जो पहले का जो एक डर था कि वो 75 के ऊपर 78 की तरफ पहुंच जाएगा, वैसा डर अभी मार्केट में नहीं है। अभी उसी रेंज में 73-74 की रेंज में ही वो घूम रहा है। AKV, a very direct question. Do you think that the government just hiked on a certain few products the import duty? Do you really think how will it help in stemming this fall of the rupee? Import duties on items that will naturally, the cost of those imports will go up. Now, if the items on whom the duties have been raised, the demand is price inelastic. In other words, if the prices of those products go up, but in spite of that, people will consume them, then raising import duties, that does not make any sense, because people will continue to import them even if at a higher price. The margins will probably even go up in some cases. So therefore, some of the consumer goods and consumer durables items have been chosen where the duties have been raised. My sense is that there is no deceleration in retail demand in the domestic economy. So, given that there is no demand depression as such or a demand control as such, if you raise import duties, what will happen is that the cost of those imports will go up, and the domestic cost of the economy, the domestic cost will go up if they're intermediate products, but I don't think they will have a major impact on your current account deficit, because imports will continue to take place, but at a higher cost to people and enterprises who import them. एक भी यहाँ हम समझना चाहेंगे कि अभी हाल में जब मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई थी तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि हमारा रुपया जो अन्य विकासशील देश हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि रुपया अन्य विकासशील देशों की तुलना में, जिसे डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, वहां की मुद्राओं की तुलना में कितना कह लें स्थिर है, कितना मजबूत है और किस स्तर पर दिख रहा है? मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था ये स्टेटमेंट के बाद, और मुझे ये लगा और अभी भी लग रहा है, मैंने थोड़ी बहुत इसकी अध्ययन किया है, कि जो रुपए की जो अवमूल्यन जो हुआ है, अगर आप जो कॉम्पिटिटिव जो करेंसी जो है इंडिया की, उससे ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो मुझे आश्चर्य है कि ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि अगर आप रुपए के साथ डॉलर की अवमूल्यन देखें और ऐसे सारी जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज जो है उनकी करेंसीज को देखें, उनका जो अवमूल्यन वो अभी तक कम हुआ है, हमारा ज्यादा हुआ है। हाँ, जरूर तुर्की की बात कर रहे हैं या अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं, उनसे अगर तुलना करेंगे हमारा अवमूल्यन कम हुआ है, पर अगर आप वियतनाम की बात करेंगे या चाइना की बात करेंगे या बांग्लादेश की बात करेंगे तो उनके तुलना में हमारा अवमूल्यन ज्यादा हुआ है। आइए आगे बढ़ें। Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan has called for creating enough energy reserve in the country. He said India is the third largest consumer of energy and importer of crude, and this energy demand will continue to grow in a foreseeable future. The minister was speaking while launching the roadshow for Phase 2 of the Indian Strategic Petroleum Reserves in New Delhi today. And in the oil sector, oil prices today steadied after 3 days of gains after industry data showed a surprise decline in U.S. crude inventories, and tension over the disappearance of a prominent Saudi journalist stoked supply worries. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $81.12 per barrel, while WTI prices were at around $71.53 when reports last came in. We are joined online by Hemendra Mohan Kumar, who's an international business and energy journalist. A very welcome to you to the program, Hemendra. Thank you. Hemendra, we've got in the studio my co-anchor Manoj and myself Paul, and you've just heard these two stories on the petroleum sector. U.S. inventories are coming down. There's tension of Saudi journalist who was recently has gone missing, let's put it that way.
and we have our minister saying that we need to create more reserves. Could you just enlighten us as to what is this creating of more reserves of oil? Well, essentially, India is looking at its energy security and they want to continue boosting its energy security given the volatile environment in the oil market. At this point in time, there is a supply and demand gap, and the supply side management is leaving a lot to be desired because of the tensions that have built up in the market resulting from U.S. threat to impose sanctions from November 4 on Iran to halt its nuclear program, as well as the recent disappearance of a journalist of Saudi origin from the consulate in Istanbul, which is now unfortunately pointing towards involvement of Saudi leadership, and it seems the journalist was bumped off for being critical of the Saudi government. So at this point, I see oil prices going higher and could very well reach the 3-figure mark. It could as well, for a short while, go towards $150 a barrel before stabilizing. Because there are two major factors. U.S. threat on Iran would actually lead to nearly 3.5 million barrels of oil being kicked out of the market, literally. बहुत बहुत धन्यवाद हेमेंद्र जी आपका। श्रोताओं, अभी हमारे साथ फोन लाइन पर तेल क्षेत्र पर चर्चा कर रहे थे हेमेंद्र मोहन कुमार, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बिजनेस एंड एनर्जी जर्नलिस्ट। आइए हम आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियो के वरिष्ठ पत्रकार एकेबी को। एकेबी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा का पर्याप्त भंडार बनाए रखने की हमें आवश्यकता है। जब जब कह रहे हैं कि संकट आता है, तेल के दाम बढ़ते हैं, तो इस पर चर्चा की जाती है और फिर उसके बाद हम कह लें कि उतनी तवज्जो नहीं दे पाते। किस दिशा में पेट्रोलियम भंडार बनाने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार ने एक ऑलरेडी एक इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एक कंपनी का गठन कर दिया है और इस कंपनी ने ऑलरेडी हमारे देश में करीबन 5 मिलियन टन क्रूड ऑयल का रिजर्व हमने वो भंडार बना लिया है। 5 मिलियन टन का करीबन 40 मिलियन बैरल का एक इक्विवेलेंट ये, और ये 10 या 11 दिन की जो हमारी जो कंजम्पशन की जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकती है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि 11 दिन की तक की हमारी कोई सप्लाई नहीं आ रही है क्रूड ऑयल की, तो हम ये जो भंडार से हम ये तेल ले सकते हैं, लेकर हम इसके प्रोसेस कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 11 दिन की हमें एक मोहलत मिलती है हमें। और दूसरी बात यह कि यही रिजर्व जो है ये और भी अपनी जो भंडार की जो विस्तार करने की सोच रही है, वो डबल करने की सोच रही है और ये एक बहुत बड़ा उचित कदम होगा इस दिशा में। आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फिर की रही। सोने का मूल्य 150 रुपए घटकर 32,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 220 रुपए सस्ती होकर 39,480 रुपए प्रति किलो रह गई। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक रुख में मंदी आने के बाद कीमती धातुओं में यह गिरावट आई है। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से AKB हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। नमस्कार। Thank you, AKB. Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices fall more than 1%, breaking 3 sessions winning rally. Sensex declines 383 points to close below the 35,000 mark. Nifty ends below 10,500 level. Rupee weakens to 73 rupees and 60 paise against the US dollar, and gold prices slipped to 32,030 rupees per 10 grams at Delhi's bullion market. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.